सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण जिज्ञासा पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। बहुत भक्तों की जिज्ञासा रही है कि हमारा मस्तिष्क कैसे अधिक से अधिक सक्रिय रह सकता है और सही दिशा में काम कर सकता है, और कैसे हम जो लक्ष्य बनाते हैं उसकी ओर सफलतापूर्वक अग्रसर हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको यह करना है कि आपको एक बड़ा टारगेट चुनना है। जितना बड़ा टारगेट होगा, आपके मस्तिष्क को सक्रिय होने के लिए उतना बड़ा ध्येय मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी। जिन लोग के ज़िंदगी में लक्ष्य नहीं होते या छोटे लक्ष्य होते हैं, उनकी ऊर्जा जागृत नहीं होती, उसमें मस्तिष्क उतना कार्य नहीं करता है। जैसे जो रिटायर्ड लोग हो जाते हैं, अधिकतर रिटायर्ड लोग, वे सोचते हैं कि अब क्या करें, छोड़ देते हैं कुछ भी करना, बस सामान्य सा किसी तरह से दैनिक क्रिया करते हैं। तो कर्म छूटने लगते हैं, सिर्फ दैनिक क्रियाएं रह जाती हैं, तो आपका मस्तिष्क सक्रिय नहीं होता फिर, क्योंकि दैनिक क्रिया करने के लिए इसे बहुत चुनौतियों की ज़रूरत नहीं होती। तो मस्तिष्क का बस कुछ थोड़ा सा न्यूरॉन सक्रिय होगा और नए न्यूरॉन्स बिल्कुल भी बनना छोड़ देंगे, बल्कि और डिग्रेड होने लगेंगे। वैसे भी 50 वर्ष की उम्र के बाद तकरीबन 50,000 न्यूरॉन्स डेली मरने लगते हैं। तो जब नए नहीं बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि मस्तिष्क और सुस्त कुंद पड़ जाएगा, रुग्ण हो जाएगा। तो लक्ष्य आप बड़ा रखें, और वह बड़ा लक्ष्य रियलिस्टिक भी होना चाहिए, और इस तरह से रखें कि उसको अपग्रेड भी आप कर सकें। आगे जैसी स्थिति परिस्थिति आती है, आप उसे अपग्रेड कर सकें, फिर से आप उसे बढ़ा सकें। क्योंकि एक जहाँ पर आपकी स्थिति है, वहाँ से आपका जो टारगेट है, जो आदर्श स्थिति है, वहाँ तक जाने के लिए आपको कई स्तरों से गुजरना पड़ता है। तो उसको कई भागों में बांट लीजिए। वह जो आदर्श टारगेट आप रखे हैं, उसको कैसे कैसे पहुँचना है, तो 3 भाग में तो कम से कम बांट लीजिए: उच्चतम, मध्यम और निम्नतम। तो उच्चतम तो एक आदर्श स्थिति हो गई। मध्यम तो वह हुआ जो कि आपके अभी रियलिस्टिक स्टेट में है, और उस मध्यम को ही आपको अपग्रेड करके उच्चतम में ले जाना है। और निम्नतम है जो कि आपके बिल्कुल वर्तमान स्थिति के करीब ही है, थोड़ी सी दूरी पर है, जो छोटे छोटे लक्ष्य हैं। ये छोटे छोटे लक्ष्य में से कोई एक ऐसा आपको चुनना है जो कि आपको उसी ओर ले जाता हो। और जो सबसे बड़ा आदर्श स्टेट आप चुने हैं, उसको आप किसी को भी नहीं बताइए, अपने मन में रखिए। अपने जीवन साथी तक को भी नहीं बताइए, अपने करीब से करीब मित्र को भी नहीं बताइए, किसी को भी नहीं, माता पिता तक को भी नहीं, सिर्फ अपने मन में रखें। मध्य को आप बता सकते हैं अपने हितैषियों को,
और जो सबसे निम्नतम पर है उसे आप कुछ ज़्यादा लोगों को बता सकते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। और उसमें एक एक स्तर पर आप उसको कई भागों में फिर बांटें। एक सेंट्रल कोर रखें, उसके बाहर फिर एक एक्टिविटी का वो रखें रिंग, उसके बाहर भी पेरिफेरल रिंग, उसके बाहर भी सब्सिडरी रिंग रखें। यानी ये सब वे गतिविधि हैं, कोर जो मैंने बताया वहाँ पर आप वहाँ से हटे नहीं अपना मुख्य लक्ष्य से, और उसके इर्द गिर्द जो कार्य है उसको करें, उसमें कम समय दें। और कोर का मतलब है कि आप उसके लिए अधिकतम समय निकालें, और पेरिफेरल का मतलब है कम समय निकालना उसके लिए, और सब्सिडरी का मतलब है कि और भी कम समय निकालना। तो अपने समय का ध्यान रखें कि आपको अधिक से अधिक समय और अपने अधिक से अधिक ऊर्जा, अधिक से अधिक संसाधन को आपको उस कोर के लिए ही रखना है, उसी के लिए उपयोग करना है। तब आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे। इसके बाद दूसरी चीज़ है कि आपको जो करना है, जो अपने आदर्श लक्ष्य बनाए हैं, उसके बाबत आपको अधिक से अधिक नॉलेज हासिल करना है। तो एम बनाने के बाद आपको अधिक से अधिक उसके विषय में नॉलेज हासिल करना है। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो सिर्फ लक्ष्य बनाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, वह एक सिर्फ डे ड्रीमिंग हो जाएगी। इसलिए आपको उसके विषय में अधिक से अधिक जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। अध्ययन कीजिए, और जो है ऐसे लोग जो उस क्षेत्र में सफल हैं उनके साथ कुछ संगत कीजिए, उनके यहाँ आइए जाइए, संपर्क कीजिए, बात विचार कीजिए, उनकी मीटिंग में जाइए, सेमिनार में जाइए, उनके लिखी चीज़ों को पढ़िए, उनके अनुभवों को पढ़िए, और कोशिश कीजिए कि उनके व्यक्तिगत संपर्क में जाएं, क्योंकि फर्स्ट हैंड नॉलेज जो होगा वह ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो उनके करीब आप जब जाएंगे तो वे अपने अनुभव को आपको शेयर करेंगे। तो कोई भी व्यक्ति जो अपने अनुभव को शेयर करता है, जो उसके पास जाता है, तो वह भी पूरा का पूरा नहीं उड़ेल देता आपके पास। तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए आपको और समय देना होगा, उनसे एक मधुर संबंध बनाने होंगे और उनकी सेवा करनी होगी। जिस भी क्षेत्र में, चाहे आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे म्यूज़िक में, चाहे डांस में, चाहे लिटरेचर में, चाहे एक्टिंग में, चाहे अध्यात्म में, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे जिस भी क्षेत्र में, विधि सब में ऐसी ही रहेगी। सिद्धांत वही रहते हैं, सिद्धांत नहीं बदलते। चाहे व्यवसाय में आपको जाना, तो वैसे लोगों के संपर्क में जाइए, उनकी सेवा कीजिए, और सेवा करके उनका दिल जीतिए। क्योंकि जब आप दिल जीतेंगे तभी कोई अपने विशेष जो बात होती है, जो गोपनीय चीज़ होती है, जो विशेष संसाधन होते हैं, विशेष अस्त्र शस्त्र होते हैं, विशेष तकनीक होती है, उसको वो देता है, अपने प्रिय को ही देता है। एक पत्रकार की हैसियत से जाने वाले को कुछ बहुत विशेष नहीं मिलने वाला है, ऊपरी ऊपरी चीज़ें मिलेंगी। जो शिष्य होता है, जो प्रिय होता है, लोग उसी को देते हैं। तो प्रिय होने की कोशिश कीजिए, तो आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और एक के पास ही नहीं जाइए, क्योंकि एक के नॉलेज में कुछ फॉल्ट हो सकता है। आप कईयों के पास जाइए, कईयों का सम्मान कीजिए, और एक के सिद्धांत जहाँ हैं उसके विरुद्ध दूसरे सिद्धांत जहाँ हैं वहाँ जाइए। क्योंकि एक का जो नुस्ख है, जो दोष है, वो दूसरा निकालता है। यह मैं अपने जीवन के अनुभव से बता रहा हूँ। तभी आप परिपूर्ण होंगे। अगर एक ही सिद्धांत, एक ही विचारधारा वालों के साथ गए तो आप अंधेरे में रह जाएंगे,
बहुत सारे पक्ष क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो बहुत लोग क्या होते हैं कि समर्थक बन जाते हैं, तो एक ही विचारधारा वालों के साथ रहते हैं, तो फिर वे वंचित हो जाते हैं अन्यों के। तो इसलिए आप किसी विचारधारा के समर्थक मत बनिए। भले आपको उस चीज़ को जानने के लिए विचारधारा का समर्थक जैसा दिखना चाहिए वहाँ, परंतु भीतर से मत बनिए। ये आपकी टैक्टिस होनी चाहिए। आप जाएं और उसको लगे जिसके यहाँ गए हैं कि आप उसके ही समर्थक हैं, परंतु रहे नहीं आप। यदि रहेंगे, यदि बन गए आप भीतर से भी, तो फिर आपका दिमाग ब्लॉक्ड हो जाएगा, क्योंकि ये दिमाग बहुत बड़ा है, अनंत है इसका फैलाव, और कोई भी एक विचारधारा सीमित कर देती है दिमाग को। कोई अम्बेडकरवादी बन रहा है, तो कोई मोहम्मदवादी बन रहा है, तो कोई ईसा मसीहवादी बन रहा है, तो कोई वामपंथी बन रहा है, तो कोई कुछ बन रहा है। ये सब सीमित करते हैं दिमाग को। दिमाग को बिल्कुल ब्रॉड रखिए, सबके लिए ओपन, तब जाकर के आपको स्पष्ट होगा कि कौन कौन सी बातें आ रही हैं, और तब खुलेगी। एक का काट दूसरे से होगा तो सच का पता चलेगा आपको। नहीं तो बहुत ढके हुए छिपे हुए सत्य होते हैं, पता नहीं चलता है। आधे सत्य होते हैं, अर्ध सत्य, और किसी किसी में आधे भी नहीं होते हैं, चौथाई होते हैं, दशांश होते हैं। तो सब वास्तविक सत्य को जानना है, पूर्ण सत्य को जानना है, तो आपका दिमाग पूरा ओपन होना चाहिए। तो संकीर्णता नहीं होनी चाहिए, परंतु जहाँ भी जाए वहाँ उसको लगना चाहिए कि आप पूर्ण समर्पित हैं, और सेवा वैसी कीजिए, दिल जीतिए और अधिकतम निकालिए। और याद रखिए, कोई भी गुरु शिष्य की योग्यता के हिसाब से ही देता है। तो आप में सीखने की जितनी ललक होगी, उतना तेजी से आप ग्रहण करेंगे, उतना तेजी से आपको वो देगा भी। फिर टाइम वेस्ट मत कीजिए। अन्यों के यहाँ भी जाइए, सबका इसलिए आदर कीजिए, यानी अपने को वर्सेटाइल बनाइए आप, तब आपका माइंड पूरा खुलेगा। यदि आप स्पेशलाइज्ड भी होते हैं, उदाहरण के लिए आपको स्पेशलाइज्ड कोई सर्जन ही बनना है, तो भी उसमें कई कैटेगरी है, कई तरह के हैं। तो आप स्पेशलाइज्ड में भी बहुत सारे ग्रुप हैं, उन सबके पास जाइए, तो ही आपको अधिकतम नॉलेज मिलेगा। तो आपका दूसरा काम होगा नॉलेज लेना, उसके लिए स्वयं अध्ययन करना, और अध्ययन किए हुए लोगों के पास जाना, उनकी सेवा करना। और इसके बाद जो उसमें से सबसे ऊपर होगा, श्रेष्ठ होगा, तो आप जानिए कि उनकी आप तो सेवा तो कर रहे हैं। आप कोशिश कीजिए कि उनके संपर्क में भी रहें, फिजिकल संपर्क में, यानी आप उन्हें स्पर्श कर सकें, वे आपको स्पर्श करें। क्योंकि जब स्पर्श आप करते हैं तो उसकी ऊर्जा आप में आती है, तो श्रेष्ठ ऊर्जा आएगी। यदि आपका मस्तिष्क फिजिकली उसके मस्तिष्क से स्पर्श में आता है तो आपको कुछ मिल जाएगा। यदि उसका पैर भी आपके मस्तिष्क में आता है, कुछ मिल जाएगा। हाथ भी आता है, कुछ मिल जाएगा, क्योंकि उसका पूरा का पूरा उसका क्षेत्र जो है, वह जिस चीज़ में वो महारत हासिल किया हुआ है उसमें रच बस जाता है। तो इस काम को आपको करना है। इसके बाद आप कुछ ऐसा कीजिए कि उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप संसाधन की भी व्यवस्था कीजिए, और उसके लिए रियलिस्टिक टारगेट बनाइए। संसाधन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जुटाएंगे। तो नॉलेज के बाद आपको फाइनेंस पर जोर करना है, फिर उसके प्रबंधन पर, कैसे प्रबंधन करेंगे। और प्रबंधन में समय का प्रबंधन, जन का प्रबंधन, ये सब प्रबंधन जरूरी होंगे।
हम मस्तिष्क को सक्रिय कर सकते हैं जब हम मस्तिष्क को रीजनिंग के लिए प्रेरित करें। तो रीजनिंग एप्टीट्यूड को बढ़ाया जाए, उसके लिए जो रीजनिंग के टेस्ट होते हैं, जो किताबें हैं, उसको पढ़िए। तर्क क्षमता आपकी बढ़ेगी और स्मरण क्षमता भी बढ़ाइए, मेमोरी भी बढ़ाइए। क्योंकि जो मेमोरी है वो आपकी इनपुट है। इनपुट जितना ज़्यादा दिमाग में रहेगा, आपकी तर्क क्षमता उतनी अच्छी होती है। जितने ज़्यादा शब्द होंगे दिमाग में, उतने ज़्यादा आपके पास उसको हैंडल करने की क्षमता आएगी, उसको इस्तेमाल करने की, प्रयोग करने की क्षमता आएगी। तो शब्द के भंडार बढ़ाइए और अपनी भाषाओं को भी बढ़ाइए। एक भाषा पर मत रहिए, कई भाषाओं को सीखिए और कई भाषाओं के शब्दों को। तो इस तरह से शब्द भंडार आपके बढ़ेंगे और जितनी ज़्यादा भाषा पर आपका नियंत्रण बढ़ेगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी बोलने की शक्ति उजागर हो, आपका माइंड वर्क करेगा। और भाषा की शुद्धता पर भी ध्यान दीजिए। भाषा सबसे महत्वपूर्ण है। हम लोग कुछ भी कम्युनिकेट करते हैं तो भाषा की ज़रूरत है। तो बहुत लोग भाषा पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि भाषा से ही हम दुनिया में सफल हो सकते हैं। शब्द के कारण ही कोई किसी का शत्रु है, कोई मित्र है। तो अच्छे शब्द बोल सकें, अच्छी जगह सटीक शब्द का प्रयोग कर सकें, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तर्क क्षमता बढ़ाने के लिए आपके पास फैक्ट होने चाहिए, तथ्य होना चाहिए, अन्यथा आप तर्क नहीं कर सकते। तो तथ्यों को इकट्ठा कीजिए, विज्ञान पर जोर दीजिए, मैथमेटिक्स पर जोर दीजिए, इकोनॉमिक्स पर जोर दीजिए। जिस भी क्षेत्र में, उस क्षेत्र के जो तथ्य हैं उसको आप इकट्ठा करेंगे। और जितने ज़्यादा क्षेत्रों से आप तथ्यों को इकट्ठा कर सकते हैं, याद रख सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा आपके दिमाग की शक्ति बढ़ेगी। हम लोग के दिमाग में अलग अलग विभाग के अलग अलग हिस्से हैं, जैसे कि विज्ञान के लिए अलग हैं, मैथमेटिक्स के लिए अलग हैं, इतिहास के लिए अलग हैं, ज्योग्राफी के लिए अलग हैं, वनस्पति के लिए अलग हैं, भाषा के लिए अलग हैं। तो हम लोग के दिमाग में अलग अलग क्षेत्र बने हुए हैं इन सब चीज़ के लिए। संगीत के लिए अलग है, नृत्य के लिए अलग है। तो आप जितनी भी कला, जितना भी विज्ञान, जितना भी अर्थ है, इन सब के हिस्से को जब आप प्रकाशित करते हैं, जब आप उसको टास्क देते हैं, तो दिमाग एक्टिव होता है। और जितने ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर ये सब एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो जितने ज़्यादा आप उससे संबंधित नॉलेज को हासिल करते हैं और आपके पास उस विषय में शब्द ज्ञान, उस विषय में अनुभव आपके आते हैं, उतना ही ज़्यादा अच्छे ढंग से आप किसी चीज़ को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपके पास बहुत डाइवर्स नॉलेज हो। ये अलग बात है कि आपके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए स्पेसिफिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए। तो जिस क्षेत्र विशेष में कार्य कर रहे हैं उसमें तो आपको होना ही चाहिए बहुत विशेष ज़्यादा फोर्स, जिसको मैंने कहा कोर। लेकिन साथ में आपको उसको सपोर्टिंग जो नॉलेज होता है वह भी आपके पास होना चाहिए, अन्यथा आप बेवकूफ़ की तरफ खड़े हो जाएंगे किसी जगह। तो आपके पास अधिक से अधिक क्षेत्रों, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे फिलॉसफी हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे स्पिरिचुअल साइंस हो, कोई भी है, तो आपको सब चीज़ का नॉलेज हासिल करने की कोशिश करनी है पूरे जीवन। तब आपका दिमाग
का हर पहलू जो है खुलने लगेगा, अधिकतम इस्तेमाल होना शुरू होगा। इसके बाद छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए, जैसे कि जब हम कोई एक आदत बनाते हैं तो क्या होता है कि हम उस आदत के साथ तो जीते हैं, तो फिर वह एक रिमोट जैसा चलने लगता है, तो दिमाग का दूसरा हिस्सा उतना सक्रिय नहीं होता है फिर। जैसे कि उदाहरण के लिए कि जब हम एक ही तरह से कुछ कार्य को करते हैं, जैसे बाएं हाथ से ही करते हैं कोई चीज़ को, तो हमारा दाएं हाथ उतना सक्रिय नहीं होता, तो इसलिए दाएं हाथ को भी प्रयोग कीजिए, बाएं हाथ को भी प्रयोग कीजिए तो सक्रिय होगा। ब्रशिंग कर रहे हैं तो सिर्फ दाएं हाथ से करेंगे तो फिर अटपटा लगेगा जब बाएं हाथ से करेंगे, और वो न्यूरॉन्स नहीं जागेंगे। न्यूरॉन्स, नए न्यूरॉन्स तब बनेंगे जब हम नए ढंग से कुछ को करते हैं, जब हम नए ढंग से किसी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, और जितने डाइवर्स चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये हमें अच्छा नहीं लगता है इसलिए हम इसको नहीं सुनेंगे, या ये हमें अच्छा नहीं लगता इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे। तब आपका वह हिस्सा कमज़ोर पड़ जाएगा। आपको उसे देखना, सुनना, जानना चाहिए, और जितना देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी समझ विकसित होगी, नए न्यूरॉन्स बनेंगे। जब छोटी उम्र होती है तो व्यक्ति में ग्राह्यता ज़्यादा होती है, क्योंकि शरीर मुलायम होता है, तो ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, काफ़ी बड़ी रहती है। कुछ भी बोला जाए तुरंत अडॉप्ट कर लेता है, उसको ग्रहण कर लेता है। जब किशोरावस्था पहुंचता है तो वो क्षमता कुछ घटती है और शक्ति कुछ आती है, जिससे कि वो जिसको नहीं चाहता है उसको हटा देता है। जब थोड़ी और उम्र बढ़ती है तो सीखने की क्षमता और थोड़ी घटती है, और उसको इनकार करने की क्षमता और थोड़ी बढ़ती है। जब वृद्ध होने लगता है तो सीखने की क्षमता भी खत्म हो जाती है, और इनकार की क्षमता भी खत्म हो जाती है, और अधेड़ावस्था में व्यक्ति अधिक से अधिक इनकार करता है, बहुत सीखता मामूली सा है, इनकार करता अधिक। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, परंतु आपको अपने शरीर को लचीला बनाए रखना है, दिमाग से भी और फिजिकली भी, क्योंकि दिमाग और फिजिक बिल्कुल अलग अलग नहीं है। तो शरीर को लचीला बनाए रखिए, माइंड को लचीला बनाए रखिए, ताकि एडजस्ट कर सकें, नए नए फैक्ट्स आते हैं उसको ग्रहण कर सकें, उसका यूज कर सकें। और दिमाग को सदैव तैयार रखिए कि आपने जो सीखा है वो कभी बेकार भी हो सकता है, उसको निकाल बाहर करके। तो लचीलापन और शक्ति ये दोनों ही जरूरी है, तो इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन को लेकर चलिए। एक बात और है, हम लोग के दिमाग, बहुत लोगों को बहुत चीज़ें याद नहीं रहती हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं, कई विचारधाराएं जो उसको टकराती हैं तो वो निर्णय नहीं कर पाता है। जब उसको शांतचित्त होकर के आप विश्लेषण करेंगे और खुले दिमाग से, तो आप निर्णय ले पाएंगे। और एक बात और याद रखिए, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो कोशिश यह करनी चाहिए कि आप में क्षमता होनी चाहिए कि जो बेकार की चीज़ें हैं उसमें समय कम से कम दें, नहीं के बराबर दें, उसको छांटते जाएं, दिमाग से निकालते जाएं। भले कोई बोलता हो, आप सुन के उसको निकाल दें। यानी दिमाग में सिर्फ वैसे शब्दों का ही, वैसे संकेतों का ही, वैसी चीज़ों का ही और वैसे अनुभवों का ही स्थान दें जो आपके लिए उपयोगी हों। बेकार की चीज़ों को आप हटाते चले जाएं, नहीं तो दिमाग में ओवरलोडिंग हो जाएगी और दिमाग जाम होने लगेगा। ज़्यादा ओवरलोडिंग हो जाने से दिमाग में कंजेशन हो जाता है और दिमाग सुस्त हो जाता है, भारी भारी लगता है। तो बेकार की चीज़ों को हटाते जाएं, सिर्फ श्रेष्ठ चीज़ों को ग्रहण करें। कुछ लोग बेकार के नोवेल को भी बहुत पढ़ते रहते हैं, समय अपना ख़त्म करते रहते हैं, जिसमें कि काम का मैसेज बहुत थोड़ा सा होता है।
3-4 लाइन पढ़ने के लिए इतनी मोटी मोटी पुस्तक पढ़ लेते हैं जिसमें काम की 3-4 लाइन है। इसीलिए आप क्या करें, कैसे आप समझेंगे क्या काम। तो जो श्रेष्ठ ग्रंथ हैं, जो बढ़िया पुस्तकें हैं, बहुत नामी पुस्तकें हैं, उनको पहले पढ़ें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप श्रेष्ठ चीज़ों को पहले जान जाएंगे तो जो औसत दर्जे की चीज़ या निम्न दर्जे की चीज़ें हैं उनको पढ़ने से या उनको जानने से आप बच जाएंगे। जबकि अधिकतर लोग क्या करते हैं कि इसका उल्टा करते हैं, पहले छोटी छोटी साधारण सी बातें जानते हैं, फिर थोड़ी उससे बढ़िया, फिर उससे बढ़िया, फिर उससे बढ़िया। लेकिन मेरा ऐसा सोचना है, समझना है, कहना है कि पहले आप यह पता करें कि जिस क्षेत्र में भी आपको आगे जाना है तो उस क्षेत्र में जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ ग्रंथ कौन से हैं अच्छे, उनको ही पढ़ने का प्रयास करें, उनको ही समझने का प्रयास करें। और यदि वैसा आप कर पाए, हालांकि उसमें आपको बहुत एनर्जी लगेगी, यह बात सच है, लेकिन आपका बहुत टाइम बच जाएगा और बेकार के फालतू विचारों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। हम लोग के मस्तिष्क में सोचने की, क्रिएशन की क्षमता है, इनोवेशन की क्षमता है। तो आप कुछ कल्पना कीजिए बैठ करके, किसी भी विषय में, जिस क्षेत्र में भी आप आगे जाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं। हम लोग का माइंड जो है, जो लोग पहले से क्रिएट किए हैं, सिर्फ उसी को ग्रहण नहीं करना है, बल्कि अपना भी कुछ क्रिएट करना है। तभी हम लोग का मस्तिष्क और जो कंप्यूटर के मस्तिष्क में ये अंतर होता है कि हम लोग एक न्यू क्रिएशन कर सकते हैं। तो क्रिएटिव होइए, क्योंकि आपको कुछ भी अलग करना है, किसी क्षेत्र में विशेष जाना है तो आपको कोई एक नया आयाम रखना पड़ता है। तो एक नई टेक्निक आप रखिए और जो भी आपका लक्ष्य है, उस क्षेत्र में जिन जिन लोगों ने जो किया है उससे कुछ बेहतर करना है, आपको नया करना है, कुछ अलग हट के करना है। इस बात को भी आपको समझना है। और इसके लिए आपको काफ़ी इमेजिनेटिव होना पड़ेगा। तो अकेले कुछ कल्पना लोक में पहुंचिए, कल्पनाशीलता बढ़ाइए। जब आप इमेजिनेशन करते हैं तो आपको कुछ विशेष मिलता है, और इमेजिनेशन करने के लिए आपको माइंड को रिलैक्स होना जरूरी है। तो माइंड को रिलैक्सेशन पर जाने दीजिए, और माइंड को रिलैक्स करने के लिए बहुत सारे योग साधनाएं हैं, उसको आप कीजिए। जैसे कि मस्तिष्क को शांति मिलती है, ध्यान साधना कीजिए, उससे मस्तिष्क शांत होगा। जब शांत होगा तो आप में वो क्षमता आएगी। ओवर थिंकिंग के भी कुछ लोग शिकार हो जाते हैं। वास्तव में ये ओवर थिंकिंग और कुछ नहीं है जिसके बारे में कहते हैं लोग, चर्चा करते हैं ओवर थिंकिंग से दिक्कत होती है। ओवर थिंकिंग वास्तविक दिक्कत नहीं है। वास्तविक दिक्कत है बेकार की चीज़ों में थिंकिंग करना। ओवर थिंकिंग तो अच्छी हो सकती है अगर आप बहुत बेहतर चीज़ सोच सकते हैं तो, लेकिन एक ही चीज़ में रट्टा जैसा घूम घूम करके रहना, तो वो चिंता का कारण बनता है। उसी को चिंता कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो उदाहरण देते हैं मेरे सामने कि अमुक व्यक्ति इतना इतना पढ़ता था, उसके कारण जो है पागल हो गया, या वो बहुत सोचता था उससे पागल हो गया। तो ऐसा नहीं होता है। सोचने वाले पागल नहीं होते, पढ़ने वाले पागल नहीं हो पाते, या साधना करने वाले पागल नहीं होते। जब वे अपने लक्ष्य के प्रति बहुत मोहग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि आपने लक्ष्य बनाया तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसे हासिल ही कर लें, क्योंकि कोई भी जो घटना घटती है वह आपकी इच्छा मात्र से ही नहीं घट जाएगी, उसमें पूरे अस्तित्व का सहयोग रहेगा तभी घटेगी। इस सच्चाई को भी जान लें। तो आप अपना एफर्ट तो लगाएं, लेकिन वो नहीं भी घट सकती है, इसके लिए तैयार भी रहें। और उसके लिए कई आप अपने पास विकल्प भी रखें कि यह नहीं हो पाएगा तो यह कर लूँगा, यह नहीं कर तो यह कर लूँगा।
विकल्प भी रखें अपने मन में, क्योंकि अंततः जो है आपका किसी क्षेत्र में सफल होना महत्वपूर्ण नहीं है, अंततः आपका जीवन महत्वपूर्ण है, आपकी ज़िंदगी का बचना महत्वपूर्ण है। वह सबसे बड़ा लक्ष्य है, आप अच्छा से जी रहे। तो पागल आदमी तब होता है जब किसी लक्ष्य के प्रति मोहग्रस्त हो जाता है और उसमें असफल हो जाता है किसी कारणवश, तो वो पागल हो जाता है, उस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो यह भी एक मस्तिष्क की कमजोरी है, इस कमजोरी को उसने नहीं पूरा किया। हार और जीत में समभाव बनाए रखें, सफलता और असफलता में समभाव बनाए रखना, यह आपको ज़्यादा मजबूती देता है, आपके माइंड को मजबूत करता है। तो सफल होने की कोशिश करना तो ठीक है, लेकिन असफलता के लिए जो तैयार नहीं होता है, असफलता के प्रति भी जो सजग नहीं है, तो वह व्यक्ति फिर हताश निराश हो जाता है, बहुत डूब जाता है और अपने जीवन का नाश कर देता है, यहाँ तक कि अंत भी कर देता है, आत्महत्या तक भी कर लेते हैं। बहुत बच्चे हैं जो फेल हो जाते हैं पढ़ने में, परिणाम आता रिजल्ट फेल हो गए या टॉप नहीं कर पाए, सेकंड पोजीशन पर चले गए तो भी आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन को बचाना सबसे बड़ी सफलता में से है। यह जीवन हमें दिया गया जीने के लिए, जिएंगे तो ही कुछ करेंगे। तो पहले जीवन को सेव कीजिए, बचाइए, फिर कीजिए। इस मौके में नहीं तो फिर दूसरे मौके आएंगे। यह नहीं सोचना चाहिए कि यही एक मौका है और यही एक सफलता, सबसे बड़ी सफलता तो यही है आपके लिए कि आप जी सकें। दूसरी बड़ी सफलता फिर और आगे होगी, जब जिएंगे तो ही फिर कुछ कर पाएंगे, चाहे आध्यात्मिक उन्नति करें, चाहे राजनीतिक, चाहे शैक्षणिक, चाहे साहित्यिक, चाहे किसी अन्य कला में, व्यापार में, खेती में, या जिस चीज़ में भी करना चाहते हैं, सब कुछ जीने पर ही है। तो इसीलिए जिंदा रखना सबसे पहली सफलता है, तो उस पर आँच नहीं आने दीजिए। उसके लिए आपको एक कदम पीछे भी हटना पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहिए। जैसे शेर एक कदम पीछे हट कर ही बाउंस करता है, जंप करता है, तो वह क्षमता होनी चाहिए। हम लोग के मस्तिष्क का एक हिस्सा जो है वह काफ़ी लॉजिकल होता है, एक हिस्सा मेमोरी का होता है।